नमस्कार, मैं विजय कुमार राय और आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का नाम आजकल सुर्खियों में है। छोटे से पर्वतीय राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री 3 मई से पहले उनका नाम शायद कोई नहीं जानता था, सुना भी नहीं होगा। लेकिन बीते करीब 81 दिनों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चले जाति हिंसा और आगजनी के बाद उनका नाम देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। अब 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद उनका नाम 7 समंदर पार विदेशों तक पहुंच गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद वे अपनी कुर्सी पर मजबूती से जमे हुए हैं। हाल के वर्षों में ऐसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन वीरेंद्र सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी वो अपने कुर्सी पे लगातार जमे हुए हैं। यदि हम बीते मई महीनों की बात करें तो घटनाओं से साफ कर दिया है कि फुटबॉल की भाषा में कहें तो उनकी जगह दूसरे किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री होता तो अब तक उन्हें रेड कार्ड दे दिया होता और सत्ता के गलियारे से उनको बाहर कर दिया गया होता। जाति हिंसा पर अंकुश लगाने में कोई ठोस पहल नहीं करने के बावजूद उनकी कुर्सी जस की तस बनी हुई है। इस बीच बीते 30 जून को उन्होंने इस्तीफा देने और उसे फड़वाने का नाटक जरूर किया था, लेकिन फुटबॉल और पत्रकारिता के अलावा उनमें एक अभिनेता के गुण भी मौजूद हैं। उनकी यही कला महिलाओं का वीडियो वायरल होने और इस पर हुए चौतरफा हंगामे के बाद देखने को मिली है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने तक पुलिस अभियुक्त को तलाश नहीं कर सकी। उसी मामले में 24 घंटे के भीतर मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि एन बीरेन सिंह क्या करना चाहते थे। बीरेन सिंह खुद कहते हैं कि फुटबॉल उनका शौक था और पत्रकारिता उनकी पैशन थी, लेकिन आत्मा की पुकार पर लोगों की सेवा करने वे राजनीति में उतरे थे। अब 3 मई को जारी हिंसा में करीब 150 लोगों की मौत और 50,000 से ज़्यादा विस्थापन के दौरान उन्होंने लोगों को कौन कौन सी कितनी सेवा की है, इसका जवाब या वो खुद दे सकते हैं या फिर उन पर भरोसा करने वाली केंद्रीय नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार दे। मौजूदा परिस्थितियों में जब कुकी तो दूर खुद मैतेई के लोगों को भी सिंह से भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा बनाए रखना हैरत में डालता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब इतने दिनों बाद वीरेंद्र सिंह को हटाने या उनसे इस्तीफा लेने पर गलत संदेश जाएगा। इससे यह लग सकता है कि इतने लंबे समय तक जानबूझकर मणिपुर को जाति हिंसा की आग में जलने दिया गया है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सोचने चाहिए। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि फिलहाल वीरेंद्र सिंह की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनसे ताज़ा घटना पर सफाई जरूर मांगी जा सकती है। सिंह ने खुद अपनी एक टिप्पणी से भी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। उन्होंने कहा कि यह तो एक वीडियो का मामला है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, उसको कौन देखता है। यदि बीरेन सिंह की बात करें तो बीरेन सिंह का जन्म मणिपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनको बचपन से ही खेल के प्रति काफ़ी लगाव था और स्कूल के दिनों में वे फुटबॉल मैच खेला करते थे। इसी खेल में उनको सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में नौकरी दिलाई थी। खेल कोटे में भर्ती होने के बाद वे खुद कुछ सालों तक बीएसएफ की फुटबॉल टीम में शामिल रहे। कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पत्रकारिता की ओर मुड़ गए। एक पत्रकार के तौर पर नौकरी की शुरुआत कर वे धीरे धीरे संपादक के पद पर पहुंच गए।
लेकिन उन्होंने पत्रकारिता में अपना करियर ज़्यादा समय तक नहीं रखा। यदि उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वर्ष 2002 में क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल पार्टी के साथ की थी। 2 साल बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2016 में वे कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वर्ष 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनको राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल के पहले कार्यकाल के दौरान वीरेंद्र सिंह को मणिपुर में शांति बहाल करने का श्रेय भी मिला और साथ ही राज्य में कई नई विकास परियोजनाओं को शुरू करने में मदद भी मिली। इस दौरान पत्रकारों के बेवजह उत्पीड़न के लिए वो भी खबरों में बने रहे, लेकिन इसका असर ना तो उनके कैरियर पर पड़ा और ना ही सरकार पर। यही वजह है कि वर्ष 2022 के चुनाव में वे दोबारा चुने गए और इस पार्टी में अकेले अपने बूते पर बहुमत हासिल। इस दौरान पत्रकारों के बेवजह उत्पीड़न के लिए वे खबरों में बने रहे, लेकिन इसका असर ना तो उनके कैरियर पर पड़ा और न ही सरकार पर। यही वजह है कि वर्ष 2022 के चुनाव में वे दोबारा चुने गए और इस बार पार्टी के अकेले अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया। इससे केंद्रीय नेतृत्व की निगाह वीरेंद्र सिंह पर पड़ी और कद काफ़ी बढ़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए थे जिससे घाटी और पर्वतीय इलाकों के बीच विभाजन को कम करने में मदद मिली। इस दौरान महीने में एक दिन पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी अधिकारी पर्वतीय इलाकों में किसी जगह जाकर लोगों की समस्याएं सुना और उसका निदान भी किया। तो क्या अपने बूते बीजेपी बहुमत दिलाने के कारण वीरेंद्र सिंह अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए और इसकी वजह से कुकी बहुल पर्वतीय इलाकों में भीतर ही भीतर धधकती आग की आंच नहीं भाप सके, या फिर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बावजूद उनको अपनी और सरकार की ताकत पर पूरा भरोसा था? और क्या उन्होंने हालात के इस कदर हाथ से निकलने की उम्मीद नहीं की थी? लेकिन क्या होता जब घटना घट गई? यह और ऐसे कई सवाल जाति हिंसा शुरू होने के बाद वीरेंद्र सिंह की चुप्पी को देखते हुए पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनके जवाब ना तो वीरेंद्र सिंह ने दिए हैं और ना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए हैं। शायद उन्होंने अपनी चुप्पी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। विश्लेषकों का कहना है कि अब तक जारी घटनाक्रम से साफ है कि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व वीरेंद्र सिंह के साथ है। उन्होंने सीमा पार के घुसपैठ, नशीली दवाओं के धंधों से जुड़े लोगों को पैसों आदि के हिंसा की जड़ बताकर अपनी कुर्सी को फिलहाल सुरक्षित कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीते करीब 80 दिनों के घटनाक्रम से साफ है कि फुटबॉल के गुण का इस्तेमाल करते हुए सिंह ने अब तक अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन वे इसमें कब तक और कितना कामयाब होंगे, इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा और इसी का उनका राजनीतिक करियर टिका है। फिलहाल उनकी कुर्सी पे कोई खतरा नहीं है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।